हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी फिजिक्स? आज हमारा लेक्चर है 3.2। चैप्टर है 3। टाइटल ऑफ चैप्टर मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स। आज हमारा लेक्चर है इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपको याद होगा हमने साइंस को डिफाइन करने में एक बात की थी, साइंस इज द मैथमेटिक्स ऑफ द यूनिवर्स। हकीकतों को हम इक्वेशंस में लाएंगे। इक्वेशन दरअसल प्रिडिक्शन होती है कि कुछ वक्त के बाद सिचुएशन को मालूम करने के लिए यू हैव द इक्वेशन। इन्हें कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। हरकत के हवाले से हमने कोई प्रिडिक्शन करनी है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा हमें उस टाइम से पहले पता चल जाएगा। क्या बात है! किसकी? इंसानी दिमाग की। कुदरत ने क्या चीज दी है इंसान को, काश वो उसे इस्तेमाल करे। इक्वेशंस ऑफ मोशन ब्रैकेट में है लीनियर। इक्वेशन आमतौर पे 3 तरह की होती है। लीनियर इक्वेशन, हम यहां से चल पड़ते हैं इनिशियल पॉइंट से, कोई बॉडी चल पड़ता है, कोई परिंदा चल पड़ता है, उड़ता है, जहाज उड़ता है, बस चल पड़ती है। आमतौर पे ये स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है, इसे लीनियर मोशन कहते हैं। एक और मोशन है सर्कुलर मोशन, जैसे व्हील, जैसे फैन, जैसे जमीन सूरज के इर्द गिर्द, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तीसरी मोशन होती है वाइब्रेटरी मोशन, जैसे झूला होता है, पानी में वेव जा रही होती है, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। व्हेन वी से मोशन इट मीन्स लीनियर मोशन। सिर्फ मोशन का जब लफ्ज आएगा उससे मुराद लीनियर मोशन होगी, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जब सर्कुलर मोशन आएगी तो लफ्ज सर्कुलर का या एंगुलर का आएगा, वो हम नेक्स्ट आगे हम जाके पढ़ेंगे। इसी तरह वाइब्रेटरी मोशन में भी लफ्ज वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी आएगा। व्हेन वी से मोशन, इसमें लीनियर कहें या ना कहें, अंडरस्टैंड दैट इज लीनियर मोशन। अब देखें, ये जो इक्वेशन है ये इस्तेमाल होती है एक तो लीनियर मोशन में, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन। लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक्सेलरेशन बतौर खास यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। यानी यूनिफॉर्म मोशन में हम जो ज्यादा बात यूनिफॉर्म की करेंगे वो एक्सेलरेशन की करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन से मुराद यहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वी एफ से मुराद फाइनल वेलोसिटी है, वी आई से मुराद इनिशियल वेलोसिटी है। जब हमने स्टडी करना शुरू किया वो इनिशियल है, जब स्टडी करना क्लोज किया वो फाइनल। A is the uniform acceleration, T is time। अगर आपको कहा जाए कि एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी जब हमने उसको स्टडी करना शुरू किया उसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी थी, और उसकी वेलोसिटी तब्दील होती गई, एक्सेलरेशन था उसका 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी?
ये मैंने कहा कि इक्वेशन होती है प्रेडिक्शन के लिए, पेशीन गोई के लिए कि कुछ टाइम के बाद क्या हो। वेलोसिटी है बॉडी की, जब हमने देखा उसको उस वक्त उसकी वेलोसिटी ये थी। एक्सेलरेशन मैंने कहा यूनिफॉर्म लेना है, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्या हम 5 सेकंड देखेंगे? नो, हमें पहले पता चल जाएगा। आपने बॉडी को भी नहीं देखा, आपको बताया गया भी एक बॉडी की वेलोसिटी जब हमने देखना शुरू की वो इतनी थी, उसका एक्सेलरेशन इतना था, इतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। आप ना बॉडी देखें ना टाइम देखें, आप इक्वेशन को यूज करें। ये देखें इक्वेशन, वी एफ वेलोसिटी क्या होगी, 8 एक्सेलरेशन 2 टाइम 5, क्या जवाब आएगा? 18 मीटर पर सेकंड। आप बता देंगे उसे, आप बता देंगे उसे कि इतने टाइम के बाद ये उसकी वेलोसिटी होगी। अब तो दुनिया इतनी समझदार हो चुकी है, काश हम भी हो जाएं, कि दुनिया के साथ क्या होगा कुछ टाइम के बाद। ये इक्वेशन यूज होती है, नंबर ऑफ इक्वेशन है। अब वो कंप्यूटर पे, अब हमारे हाथ काम नहीं करते, वो कंप्यूटर पे चली गई हैं इक्वेशन। तो ये है फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टाइम। इसी तरह आपको बताया गया कि एक बॉडी की वेलोसिटी ये थी, उसकी फाइनल वेलोसिटी ये है, इतने टाइम के बाद कि वो कहां होगा ये फासला मालूम कर लें, बी एफ प्लस बी आई ओवर 2 इंटू टी। इसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। पहले आप निकालेंगे उसकी एवरेज वेलोसिटी, बी आई प्लस बी एफ ओवर 2, ये एवरेज वेलोसिटी। आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई, एक्सेलरेशन दिया गया, इतने टाइम के बाद कहां होगा, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। फिर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फासला। एक्चुअली ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इन 4 चीजों के दरमियान इक्वेशन है। फासला, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन। ये देख लें। अब जो कुछ आपके हर इक्वेशन में यही चीजें हैं, इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम है, इसमें फासला, वेलोसिटी और टाइम है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो इसमें फासला नहीं है, इसमें वेलोसिटी, टाइम, फासला, इसमें वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है, फासला भी है, चारों। तो ये इक्वेशन यूज होती हैं प्रेडिक्शन के लिए। अब हम एक जबरदस्त बात आपके सामने रखने वाले हैं, वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन तो पैदा हो रहा है 17वीं सदी में, जब गैलीलियो इस दुनिया से जा रहा है तो न्यूटन इस दुनिया में आ रहा है। क्या उससे पहले मोशन नहीं थी? तो जब लोग किसी चीज को देखते हैं, उस पर गौर करते हैं तो कुछ चीजें आ जाती हैं। तो कुछ लोगों ने गौर किया, जैसे हम कहते हैं गैलीलियो ने कुछ चीजों पर गौर किया, फिर हमने देखा न्यूटन ने कुछ चीजों पर गौर किया। ये शुरू में हमने आपको हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स में ये बातें बताई थी, अगर आपको याद है, नहीं तो वो लेक्चर रिकॉल करें, चैप्टर 1 के 1-2 लेक्चर को जरा देख लें, आपके सामने मौजूद है। तो लॉज ऑफ मोशन की चीजें हरकत करती हैं तो उनमें क्या क्या तसव्वुरात मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अभी पढ़ा है, इस चैप्टर में ही पढ़ा है कि मोशन के लिए फोर्स चाहिए। अब यही बात की है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी चीजों को देखने के कुछ कवानीन हैं, चीजें कवानीन के तहत चल रही हैं पहले ही दिन से, जब से कायनात बनी है ऐसे ही चल रही। हमने अब देखा है, गौर अब किया है मजमूई तौर पे इंसान ने।
17वीं सदी से 16वीं सदी से अब दिमाग की जंग भी शुरू हो गई है। पहले सिर्फ घोड़े की जंग थी, तलवार की जंग थी, ताकत थी, इत्तेहाद की ताकत थी। ये सारी बातें अपनी जगह इंपॉर्टेंट। एक नई जंग अब शुरू हो गई, ये दिमाग की जंग। चीजों में कौन से कवानीन हैं, उनको फिर अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करना। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, a body remains at rest or remains in uniform motion। अगर फोर्स नहीं होगी, या तो बॉडी रेस्ट में होगा या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, एक्सटर्नल फोर्स मीन नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये सारे उसी के हैं। जब हम लफ्ज कहते हैं ना फोर्स ऑन ए बॉडी, इट मीन रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये सब हम मानी अल्फाज। आपको पता होना चाहिए, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं है तो उसकी या तो वो रेस्ट में है या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म, तब्दील नहीं हो रही। मकसद ये है कि व्हेन एफ इज जीरो तो एक्सेलरेशन इज जीरो, या बॉडी इन रेस्ट, मोशन भी जीरो। फोर्स जब जीरो है, मोशन भी जीरो है, या उसका एक्सेलरेशन जीरो है। अगर मोशन है बॉडी की, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्म मोशन का मकसद क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मकसद है वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। जब तक आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, या तो वो रेस्ट में होगा या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मकसद क्या है? बॉडी को हरकत देने के लिए या हरकत खत्म करने के लिए फोर्स चाहिए। ये इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मीन जमूद, जमूद मीन जैसे है, नो चेंज। हरकत है तो हरकत में तब्दीली नहीं, रेस्ट है तो रेस्ट में तब्दीली नहीं, ये जमूद है। हर इसका मकसद है फोर्स चाहिए। फोर्स मीन जबरदस्ती करनी पड़ेगी रेस्ट को चेंज करने के लिए या यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जबरदस्ती करने का मकसद है बॉडी ये नहीं चाह रहा। बॉडी की इस खसूसियत को इनर्शिया कहते हैं। अ बॉडी ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। हर बॉडी की ये ख्वाहिश होती है कि उसमें चेंज ना आए। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। लीनियर मोशन में जितना किसी बॉडी का मैस ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ये इंसानों में भी होता है इनर्शिया, उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल इनर्शिया। दिमाग में इंसान भी किसी तब्दीली को आसानी से बर्दाश्त नहीं करता। जैसे हम कहते हैं यार हम बूढ़े हो रहे हैं, हाय हम बूढ़े हो रहे हैं, वो भाई होना है, लेकिन हम उसे मान नहीं रहे कि हम बूढ़े हो रहे हैं। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल इनर्शिया। चढ़ाई आ जाती है, वो थक गए हैं भाई, वो भाई उसमें चेंज आएगी, आप फोर्स लगाएंगे। हम कहते हैं नहीं हम स्मूथ चलते रहें, उतराई आ जाएगी, फिर भी हम नाराज होना शुरू हो जाते। तो चीजें जिस तरह हैं वैसे रहना चाहती हैं, चीजें जैसे हैं वैसे रहना चाहती हैं। इस ख्वाहिश को, इस खसूसियत को इनर्शिया कहते हैं, जमूद। हम कहते हैं ना कौमें जमूद का शिकार है कि हालात बदल गए, कौमें नहीं बदल रही हालात के साथ, इसीलिए वो जमूद का शिकार है। जहां जमूद आ जाएगा वहां चेंज नहीं आएगी। चेंज मीन तरक्की। न्यूटन फर्स्ट लॉ में आपने देखें तो फोर्स का तारफ हुआ है आपको नए अंदाज में। पहले भी हमने फोर्स को डिफाइन किया था, पुश और पुल। फोर्स इज दैट वी चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। फोर्स होगी तो ये होगा। यहां और अंदाज में है, फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा?
बात तो वही है कि फोर्स होगी तो क्या होगा, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगी, स्टेट ऑफ मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन चेंज होगी। 3 स्टेटमेंट दी गई न्यूटन की तरफ से, उसने एक किताब लिखी प्रिंसिपिया, उसमें उसका बयान आया। ये स्टेटमेंट एक कानून की हैसियत इख्तियार कर गई। जब भी इंसान ने गौर किया बात यही नजर आई, इसीलिए उन्हीं के नाम से उनको हम याद करते हैं। यहां तो है कि फोर्स नहीं होगी तो क्या, यहां है कि फोर्स होगी तो क्या, फोर्स होगी तो बॉडी में चेंज आएगी। चेंज मीन वेलोसिटी में चेंज, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर हम इसको इक्वेशन की शक्ल दें तो F इज इक्वल टू ma। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आप कोई एक लफ्ज भी ना लिखें, आप लिख दें F इज इक्वल टू ma, बात मुकम्मल। F इज इक्वल टू ma, यानी जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो डिपेंड करता है आपकी फोर्स पे और बॉडी के मास पे। फोर्स बढ़ाते जाएं एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, मास बढ़ाते जाएं तो एक्सेलरेशन कम, उसके इनवर्स। इससे आप देखें फोर्स की मैग्नीट्यूड भी आपको मिल सकती है कि एक बॉडी, आपने ना बॉडी देखा ना फोर्स ना कुछ, आपको कहा गया एक बॉडी का मास है 10 किलोग्राम, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ 2 मीटर पर सेकंड। फोर्स कितनी चाहिए या कितनी होगी, 20 न्यूटन। न्यूटन मीन किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन। दिस इक्वेशन, ये देखें, ये उसके बेनिफिट्स हैं, एडिशनल बेनिफिट्स हैं। बात तो इतनी है कि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली है और मास के इनवर्सली, F इज इक्वल टू ma। एडिशनल बेनिफिट ये है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड भी इस इक्वेशन से मिलती है, फोर्स का यूनिट भी आप इसी से डिफाइन करते हैं। कोई आपसे कहे डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, तो आप क्या कहेंगे, 1 न्यूटन फोर्स वो है जो 1 किलोग्राम बॉडी में 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करे, उसे हम 1 न्यूटन कहेंगे। दिस लॉ डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स, दिस लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वेरी सिंपल। इस लॉ को तो वो लोग भी डिफाइन करते हैं जिन्होंने कभी फिजिक्स पढ़ी भी नहीं। आमतौर पे हर बंदा कह रहा होता है एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। तो ये असल में जो हम यहां जिक्र करते हैं एक्शन होगा और रिएक्शन होगा, ये साइकोलॉजिकल की बात नहीं है। असल में ये यहां एक फिजिकल वर्ल्ड की बात है, साइंस और फिजिक्स की बात है। फोर्स जहां होगी, ये असल बात ये है जिसको हम बढ़ा चढ़ा के हर चीज में बयान कर देते हैं। फर्स्ट लॉ में ये था फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा, सेकंड लॉ में है कि फोर्स होगी तो क्या होगा, थर्ड लॉ में है कि फोर्स कभी अकेली नहीं होती। फोर्स कभी अकेली नहीं होती, नेवर अ सिंगल फोर्स एक्ट। फोर्स कभी सिंगल नहीं होती, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर। फोर्स हमेशा जोड़े की शक्ल में होगी, और वो जोड़ा क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो ये आपके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। Action and reaction are equal in magnitude and opposite reaction. Forces always act in pair. Never a single force act. वो पेयर में एक एक्शन कहलाता है और दूसरा रिएक्शन कहलाता है। जो अप्लाइड फोर्स है वो एक्शन है, उसके नतीजे में एक फोर्स पैदा हुई, वो उतनी ही है, वो रिएक्शन। और इसी कंसेप्ट पे सारी हरकत है। अब मैं जब चलता हूं, मैं फोर्स अपने आप पर नहीं लगा रहा, मैं फोर्स फ्लोर के ऊपर लगा रहा हूं। ये पांव, अगर मैं पांव दोनों उठा लूं तो मैं चल नहीं सकता। कहां फोर्स लगाऊं, तो मैं जमीन के ऊपर फोर्स लगाता हूं पीछे की तरफ, जमीन मेरे ऊपर फोर्स लगाती है आगे की तरफ।
मैं जो लगा रहा हूं एक्शन है, जमीन जो लगा रही है वो रिएक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। एक्शन एक बॉडी के ऊपर होगा, रिएक्शन दूसरे बॉडी के ऊपर होगा। एक तो एक्शन और रिएक्शन की मैग्नीट्यूड सेम, ये एक फैक्ट। एक्शन और रिएक्शन की डिफरेंट डायरेक्शन, ये एक फैक्ट। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। बोथ एक्शन एंड बोथ एक्ट यानी एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, नॉट ऑन द सेम बॉडी। मैं फ्लोर के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, फ्लोर मेरे ऊपर, यानी एक्शन फ्लोर पे है, रिएक्शन मेरे ऊपर है। और इस तरह परिंदा उड़ता है, एक्शन एयर के ऊपर है, रिएक्शन परिंदे के ऊपर है। तो ये बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में है और एक ही बॉडी के ऊपर नहीं है। ये चीज जहन में रखें, हर लॉ की डेफिनेशन और उसके इफेक्ट्स और उसमें फैक्ट, ये तीन चीजें हैं वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। थैंक यू वेरी मच।